Assalamu alaikum, this is Aisha Aslam, and today in this video we'll be discussing a very simple but a very important topic, that is the acute laryngeotracheobronchitis. We know the normal respiratory pathway. The first part is the larynx, which continues above with the pharynx, and downwards it continues with the trachea. And then this trachea divides into a right and left bronchus, which enter into the right and left lungs. So the topic which we'll be discussing is the laryngeotracheobronchitis. As the name suggests, it will be an inflammation because of the word itis of which area of the larynx, trachea and the bronchi. So what happens is the basic cause is viral. It is a viral infection, viral inflammation of the larynx, trachea and the bronchi in very simple words if we discuss this topic. Which virus is involved? It is the parainfluenza 1 and 2, which is the causative agent of the laryngeotracheobronchitis. In any viral infection of the respiratory tract, we say there is an associated chance of secondary bacterial infections. Why? When the virus proliferates in the respiratory epithelium, it divides in cells, and we know that when virus has to continue its cycle and has to come out of a cell, it bursts the cell. So what happens is due to a viral infection in the respiratory mucosa or in the respiratory epithelium, the division of the virus causes breaks in the epithelium. ठीक है, तो आसान अल्फाज में इसमें क्या होगा कि जब वायरल इन्फेक्शन होती है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में, तो जब उसने डिवाइड करना होता है तो वो सेल को फाड़ के तब वो डिवाइड करता है, क्योंकि वो वायरस एक सेल में प्रोलिफरेट करेगा और उसको फाड़ के बाहर निकल आएगा. इसी वजह से क्यों जब एपिथेलियम में ब्रेक आ जाती है तो चांसेस ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं कि उस ब्रेक में बैक्टीरिया आके प्रोलिफरेट करने लग जाते हैं. ठीक है, तो इस वायरल इन्फेक्शन में यानी laryngeotracheobronchitis में भी देयर विल बी चांसेस ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. अब एटियोलॉजी अगर देखें तो इट इज कॉमन इन मेल चिल्ड्रन. ठीक है, और चिल्ड्रन की भी क्या एज है, 3 months to 3 years. ठीक है, अब क्या होता है, इसकी बेसिक जो पैथोलॉजी है, इसका बेसिक जो मैकेनिज्म है वो है इन्फ्लेमेशन. ठीक है, इन्फ्लेमेशन अब किस जगह की, कि लेरिंग्स पूरे को इन्वॉल्व नहीं करेगा, इट विल इन्वॉल्व द सब ग्लॉटिक स्पेस. अब सब ग्लॉटिक स्पेस क्या होती है, जो ग्लॉटिक स्पेस होती है वो हम कहते हैं एट द लेवल ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, और सब का मतलब होता है नीचे. तो जो स्पेस बिलो द वोकल कॉर्ड्स होती है उसको सब ग्लॉटिक या इंफ्राग्लॉटिक स्पेस कहते हैं, एज इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस डायग्राम. ठीक है, अब इट विल बी एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द सब ग्लॉटिक स्पेस. अब इन्फ्लेमेशन कहीं पे भी हो, जो जनरल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन है उनमें एक साइन है स्वेलिंग. ठीक है, तो इसी तरह जब इन्फ्लेमेशन होगी सब ग्लॉटिक स्पेस में तो उस जगह पे होगी स्वेलिंग. अब किसी भी क्लोज्ड एरिया में जब स्वेलिंग होती है तो उससे क्या होता है कि उस एरिया का डायमीटर कम हो जाता है. अगर एक क्लोज्ड एरिया, फॉर एग्जांपल ये लेरिंग्स है, अगर इसकी स्वेलिंग हो गई तो तकरीबन इसका ल्यूमेन इतना आ जाएगा क्योंकि वो स्वेल कर गया टुवर्ड्स इनवर्ड्स. तो जो उसका नॉर्मल ल्यूमेन होगा वो छोटा हो जाएगा क्योंकि उसकी वॉल स्वेल कर रही है. अब इसमें क्या होगा, इसी तरह इसमें भी यही होगा कि सब ग्लॉटिक स्पेस में स्वेलिंग हो जाएगी और ल्यूमेन, फॉर एग्जांपल अगर पहले इतना बड़ा ल्यूमेन था तो अब वो छोटा हो जाएगा. ठीक है, पार्डन माय एनोटेट. तो उस स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी टू द नॉर्मल एयर फ्लो. ठीक है, अब जब नॉर्मल एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा कि अगर ऐसे ये लैरिंग्स है और इसमें से एयर ने पास करना है, अब उसमें हो गई है स्वेलिंग, आई एम सॉरी, अब अगर उसमें हो गई है स्वेलिंग तो उसका उस स्वेलिंग से क्या हुआ कि उसका ल्यूमेन नैरो हो गया. अब इस नैरो ल्यूमेन में से जब एयर पास करेगी, अगर फॉर एग्जांपल पहले एयर इधर से भी पास करी थी, इधर से भी पास करी थी और इधर से भी पास करी थी, अब जब नैरो ल्यूमेन नैरो हो गया तो जो एयर यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी और ल्यूमेन नैरो होगा तो वो इधर से अपना पाथ चेंज कर लेगी. इस टर्बुलेंस ऑफ एयर फ्लो से एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको हम कहते हैं स्ट्राइडर. ठीक है, एंड इट इज़ अ साउंड प्रोड्यूस्ड ऑन इंस्पिरेशन. ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जनरल नॉलेज एंड एमसीक्यूज. इट इज़ एन इंस्पिरेटरी साउंड कि जब हवा अंदर लेंगे, जब हम इंस्पायर करेंगे, एयर एंटर होगी, ल्यूमेन नैरो होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग.
इट विल कॉज अ टर्बुलेंट एयर फ्लो एंड इट विल कॉज स्ट्राइडर। साथ क्या होगा कि जब उस सब ग्लॉटिक स्पेस की इन्फ्लेमेशन होगी तो स्वेलिंग तो होगी। साथ क्या होगा कि उस एपिथेलियम में पड़े हुए म्यूकस ग्लैंड्स, उनको लगेगा कि इधर कोई मसला है, तो वो अपनी एक्टिविटी इंक्रीज कर देंगे। अब जब एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा कि सिक्रीशन ज़्यादा होंगी। अब ये ल्यूमेन नैरो हुआ था, ऊपर से इसमें आ गई सिक्रीशंस, इधर से एपिथेलियम ने सिक्रीशंस बनानी शुरू की और इधर से एपिथेलियम ने सिक्रीशंस बनानी शुरू की। अगर ये सिक्रीशंस बिल्ड अप करती जाती हैं तो इट कैन कॉज कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ द एयरवे। ठीक है, सो व्हेन इट विल बी कॉजिंग अ कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ द एयरवे, it will be a medical emergency, and this is why this topic is very important as a medical emergency in small children, ठीक है, of age 3 months to 3 years। अब एक फैक्ट है, वो फैक्ट क्या है कि सब ग्लॉटिक स्पेस नॉर्मली बच्चों में सबसे नैरोएस्ट स्पेस होती है। क्यों? क्योंकि इस स्पेस के आगे पड़ी होती है क्रीकोइड कार्टिलेज। ठीक है, जब वो क्रीकोइड कार्टिलेज, क्योंकि बच्चों में डेवलपमेंट के साथ साथ ये थोड़ी सी जगह बड़ी होती जाती है और फिर वोकल कॉर्ड्स नैरोएस्ट हो जाता है। इस क्रीकोइड कार्टिलेज की वजह से सबग्लॉटिक स्पेस इज ऑलरेडी द नैरोएस्ट स्पेस। अब एक नैरोएस्ट स्पेस में स्वेलिंग हुई और ऊपर से सिक्रीशंस आ गई, तो इट विल बी एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ कंप्लीट ऑक्लूजन। सो इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट इन चिल्ड्रन। ठीक है, अब अगर हम इसके सिम्टम्स देखें या साइंस देखें तो सबसे पहली चीज़ तो हमने अपनी पैथोलॉजी से देख ली कि होगा स्ट्राइडर एंड इंस्पिरेटरी साउंड। ठीक है, साथ क्या होगा? होर्सनेस ऑफ वॉइस। क्यों? क्योंकि जिधर से वॉइस प्रोड्यूस होनी है वहाँ पे हो रही है इन्फ्लेमेशन, तो अब आवाज़ भारी भारी हो जाएगी बच्चे की। साथ क्या होगा कि सिक्रीशन ज़्यादा है, तो बॉडी को लगेगा कि रेस्पिरेटरी पैसेज में कोई फॉरेन सब्सटेंस है, तो वो उसको कफ रिफ्लेक्स से रिमूव करने की कोशिश करेगा उन सिक्रीशंस को। ठीक है, इट विल बी अ नॉर्मल प्रोसेस टू remove the secretions from the passageway. Now, as there is an inflammation and an infection, a viral infection, so it will present with fever. लेकिन इसमें क्या important याद करना है कि fever will not be greater than 40 degree, it will be about 39 to 40 degree Celsius. ठीक है, अगर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो फिर डिफरेंशियल्स आपके चेंज हो जाएंगे, फिर हम एपिग्लोटाइटिस की तरफ जाएंगे। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एपिग्लोटाइटिस एंड acute tracheobronchitis, that the fever will be around 39 to 40 degree Celsius. अब एक और चीज़ सिम्टम होगा, क्योंकि ये बच्चे हैं, बच्चों में ये सिम्टम होगा कि इंस्पेक्शन में जब हम देखेंगे तो हमें सुप्रास्टर्नल एंड सब कोस्टल रिसेशंस नजर आएंगी। अब ये होती क्या है? नॉर्मल इंस्पायरेशन पे हमें पता है कि ये किसी डायग्राम मैंने निकाली थी कि नॉर्मल इंस्पायरेशन में क्या होता है कि हम एयर इंस्पायर करते हैं, थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड करती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड करती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे को जाता है, जिसकी वजह से पूरी जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसका एरिया ज़्यादा हो जाता है, लंग्स एक्सपैंड करते हैं और एयर अंदर चली जाती है। ठीक हो गया, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब जब एयर अंदर जाती है तो क्या होता है कि उस अंदर लंग्स का प्रेशर, एयर का प्रेशर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब क्या हो, तो फिर क्या होता है कि उससे जो चेस्ट वॉल है उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि अगर कोई भी अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल इधर हमने कह दिया कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो एयर अंदर नॉर्मली आएगी या नहीं आएगी? इधर आएगी और इधर रुक जाएगी। ठीक है, अब लेकिन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायफ्राम नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे जाएगा, यानी कि जो स्पेस है ऑफ द थोरेसिक कैविटी वो बढ़ेगी, लेकिन एयर अंदर नहीं आएगी, तो अंदर जो इंटरनल एयर प्रेशर बनना था वो सफिशिएंट नहीं होगा, तो हम उसको कह लेते हैं कि वो डिक्रीज्ड होगा। ठीक है, इधर एयर प्रेशर विल बी डिक्रीज किसके कंपैरिजन में? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में, कि जब एयर अंदर जाएगी ही नहीं लेकिन स्पेस ज़्यादा है तो प्रेशर नहीं बनेगा, यानी प्रेशर कम होगा एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो अब क्या हमें पता है कि प्रेशर कहाँ एक्सर्ट होता है? हाई टू लो। तो जब इधर से प्रेशर बाहर से अंदर को एक्सर्ट होगा तो होगा क्या कि जो रिब्स है उनको तो कोई मसला नहीं है, किसी चीज़ को भी कोई मसला नहीं है। मसला किसको होगा? जो बीच में सॉफ्ट टिश्यू पड़ा हुआ है, यानी कि जो स्किन पड़ी हुई है, जिसके अंडरलाइन टिश्यू इस एरिया में पड़ा है, उस पर जब प्रेशर लगेगा तो वो अंदर की तरफ धंस जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? इसको हम कहते हैं सब कोस्टल और इंट्रा कोस्टल रिसेशंस।
ठीक हो गया। इसकी अब हम एक डायग्राम दिखाते हैं, उससे ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि ये जब बच्चा आएगा उसमें इस तरह के इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस या रिसेशंस होंगी कि उनके जो रिब्स हैं उनके बीच का सॉफ्ट टिश्यू जब वो इंस्पायर करेगा तो वो अंदर को इंडेंटेशन सी हो जाएगी, ठीक है। सो इट विल बी अ साइन of acute laryngeal bronchitis as well because it is an upper airway obstruction. It involves upper airway obstruction. अब इसमें जो चीज़ें याद करने वाली हैं, जो एक बड़े स्ट्राइकिंग से एमसीक्यूज में डिफरेंसेस आ सकते हैं, वो है कि जो कफ होगी उसकी करेक्टरिस्टिक एक आवाज़ होगी, और वो क्या है, वो उसको हम कहते हैं बार्किंग सील लाइक कफ। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें कि वॉइस ऑफ सील, जो पानी में होती है, ठीक है, जानवर होता है, तो जब हम उसको सर्च करेंगे ना आपको बिल्कुल क्लियर उसी तरह की कफिंग साउंड आएगी इन द चाइल्ड, ठीक है। यू मस्ट सर्च इट फॉर गुड मेमोरी, ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगी। साथ क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टिगेशन पे चेस्ट एक्सरे कराते हैं, इंट्रोपोस्टीरियर व्यू में हमें स्टीपल साइन नजर आता है। स्टीपल होता क्या है, स्टीपल के ये होता है, ठीक है, स्टीपल होता है चर्च का जो टावर होता है उसको हम स्टीपल कहते हैं। अब ये क्या होगा, अब ये देखें, ये हमें नजर आता है स्टीपल साइन। होता क्या है कि लेरिंग्स है, लेरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, सब ग्लॉटिक स्पेस में ज्यादा हो रही है, ठीक है। इन्वॉल्व लेरिंजियोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस से सारे को ही करेगा, लेकिन क्योंकि हमने कहा कि सब ग्लॉटिक स्पेस बच्चों में वैसे ही नैरोएस्ट है और उसमें और नैरोइंग हो गई है, तो ये एक स्टीपल का वो बना देगा, ऊपर वाली कोना, ठीक है, कोना कह लें। जब वो नीचे आएगा, नीचे देखो ट्रेकिया कंपैरेटिवली उससे बड़ा होगा, तो ये हमें स्टीपल साइन नजर आएगा ऑन द एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू ऑफ द चेस्ट एक्सरे, ठीक है। अब जो इसकी ट्रीटमेंट है वो हम अपने पैथोलॉजी से खुद करेंगे। क्या करते हैं कि क्योंकि देर इज अ चांस ऑफ कंप्लीट ऑक्लूजन, सो वी विल हॉस्पिटलाइज द पेशेंट, द चाइल्ड इमीडिएटली, क्योंकि चिल्ड्रन की ट्रीटमेंट हमेशा एग्रेसिव होती है, ठीक है। साथ हमने क्या करना है, हम करेंगे, हम देंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्यों देंगे, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन तो खुद ही ट्रीट हो जाएगी, लेकिन हमने बचाना है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, तो हम देंगे एंटीबायोटिक्स। साथ क्या करेंगे, सिक्रीशन ज़्यादा हो रही थी, उसके लिए हम ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे, स्टीम देंगे ताकि वो सिक्रीशन सॉफ्ट होकर खुद ही निकल आए। साथ हम स्टेरॉइड्स देंगे टू प्रिवेंट द इन्फ्लेमेशन, कि इन्फ्लेमेशन कम हो और रैपिडली कम हो, इससे हम स्टेरॉइड्स देंगे। साथ हम क्या करेंगे, बच्चा डिहाइड्रेट ना हो, हम उसको पेरेंट्रल फ्लूइड्स देंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, उनमें फ्लूइड वैसे ही कम होता है, तो उनमें कोई भी डिजीज़ हो, डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो साथ हम पेरेंट्रल फ्लूइड्स लगा देंगे। और हम क्या करेंगे कि इस ऑब्स्ट्रक्शन को बचाने के लिए हम देंगे एड्रीनालीन। एड्रीनालीन देंगे ताकि जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है उसके जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें तो खुद से रिलैक्सेशन हो जाए और वो जगह खुल जाए। लेकिन अगर एड्रेनालिन से फ़र्क नहीं पड़ता तो हमें ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ेगी। ट्रेकियोस्टमी क्या होता है कि हम लेरिंग्स को बाईपास करके डायरेक्ट ट्रेकिया में ट्यूब डाल देते हैं कि वो हवा ट्रेकिया डायरेक्टली ट्रेकिया में जाए, ट्रेकिया से बाहर आ जाए, ठीक हो गया। क्योंकि हमने कहा सबसे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन की तरह हो रही है सबग्लॉटिक स्पेस में। तो अब हम इसको जल्दी से रिव्यू दे करके ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन caused by the parainfluenza virus 1 and 2, mostly involve the male children of 3 months to 3 years. Inflammation will be in the subglottic space, which is already the narrowest space. It will cause swelling and secretions. To treat, we will be giving antibiotics to prevent secondary bacterial infection. For swelling and obstruction, we will be giving adrenaline or we will go for tracheostomy. And to subside the swelling, we will be giving the steroids. There will be increased secretions which can cause complete occlusion, and it will present a symptom which will be cough, and the cough will be barking seal-like cough. To prevent it, we will be asking the patient to take steam or we'll humidify so that the secretions soften and come out themselves. The other symptoms can be fever, which will range from 39 to 40 degrees Celsius, and suprasternal and subcostal recessions, because it is a symptom of airway obstruction because of not enough internal air pressure as compared to the external air pressure. And on investigations, we'll be finding the steeple sign. Thank you very much for watching the video, and I hope you like it.